नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हाल ही में इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही पर्यावरणीय खबरों पर विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं। न केवल उनके हाल फिलहाल के संदर्भ पर हम बात करते हैं, बल्कि उनके स्टैटिक पोर्शन पर भी बात करते हैं। यूपीएससी में हाल ही में एग्जामिनेशन में, विशेष तौर से प्रारंभिक परीक्षा में, ये प्रवृत्ति रही है कि जो खबरें हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, उनके स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की 4 या 5 खबरों को कवर करते हैं। इस बार की हमारी कौन सी खबर होगी? सबसे पहली हमारी आज की खबर होगी जिस पर हम चर्चा करेंगे, साइबेरियाई टाइगर, जिसको अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी खबर हमारी होगी हनी बैजर की। तीसरी खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय कैमलीड्स वर्ष की। और चौथी खबर होगी कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की। ये सभी खबरें किसी न किसी कारण से चर्चा में रही हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है, और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस संस्थान अपनी अलग अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ कर रहा है। कुछ शाखाओं पर कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा और हमारी इंदौर शाखा में आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन आप वहां पर एडमिशन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी प्रयागराज शाखा है, वहां पर भी आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी माध्यम का हाल ही में प्रारंभ हुआ है, और इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11:15 बजे। इसमें भी आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर शाखा में जो हमारा कोर्स प्रारंभ हो रहा है हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स, ये 7 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और इसकी टाइमिंग होगी सुबह 8 बजे। इसी तरह से लखनऊ शाखा में हमारा कोर्स प्रारंभ हो रहा है 18 अक्टूबर को, और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी सुबह 11:30 बजे। इन सभी शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं तो इनमें जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8750187501। नंबर एक बार और बोल देता हूं, 8750187501। इन नंबरों पर जाकर के कॉल करके भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने सामान्य अध्ययन की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो इन कोर्सेज में अपना एडमिशन जरूर सुनिश्चित कीजिए। इन सभी प्रोग्राम्स का जो एनवायरनमेंट दिस वीक हमारा प्रोग्राम है, इनकी पीडीएफ फाइल की भी आपके द्वारा डिमांड की जा रही है, तो इनकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारा जो स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है एनवायरनमेंट दिस वीक दृष्टि आईएएस टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, साइबेरियाई टाइगर, जिसको अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये खबर चर्चा में क्यों है? ये खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि कजाकिस्तान में इस टाइगर को फिर से रीवाइल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी जंगली क्षेत्रों में बसाने का काम किया जा रहा है। आप जानते हैं कि कजाकिस्तान में जो कैस्पियन टाइगर है, जिसको तुरानियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, वो शिकार के कारण विलुप्त हो चुका है। शिकार के कारण विलुप्त होने के कारण कजाकिस्तान में फिर से उस टाइगर को बसाने की कोशिश की जा रही है, जो कैस्पियन टाइगर या तुरानियन टाइगर का कजिन माना जाता है, उसका चचेरा माना जाता है, जो उसके सबसे निकटस्थ प्रजाति मानी जाती है, और वो प्रजाति है साइबेरियाई टाइगर, जिसको अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में कजाकिस्तान में 2 अमूर टाइगर लाए गए हैं, या साइबेरियाई टाइगर लाए गए हैं, और कहां से लाए गए हैं? नीदरलैंड से लाए गए हैं। कजाकिस्तान सरकार ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ वर्ष 2017 में इस परियोजना को लेकर के एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे, और उसी के अंतर्गत उसके ये प्रयास चल रहे हैं कि वो साइबेरियाई टाइगर को फिर से रीवाइल्ड करें, यानी जंगली क्षेत्रों में बसाए। ये खबर है, तो हम साइबेरियाई टाइगर के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसका सामान्य नाम क्या है? साइबेरियाई टाइगर है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस अल्टाइका इसका वैज्ञानिक नाम है। कौन सा प्रकार है? ये स्तनधारियों में आता है, यानी मैमल्स में आता है। साथ ही ये मांसाहारी है, ये तो जानकारी आपको होगी ही। इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 फीट से भी ज्यादा होती है। 10.75 फीट इसकी लंबाई होती है, आप देख सकते हैं। और वजन भी बहुत ज्यादा होता है, 660 पाउंड के आसपास इसका
वजन होता है। अगर हम इसके इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट की बात करें, यानी IUCN की रेड लिस्ट में इसको किस श्रेणी में रखा गया है, तो हमें पता लगता है कि इसको संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। इसके संरक्षण के प्रयास किए जाने चाहिए, इसका मतलब यह है। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें कि वो कहां कहां पर पाई जाती है, तो पूर्वी रूस के बर्श के जंगलों में ये पाई जाती है। बर्श को इस प्रकार से लिखा जाएगा, वहां पर इसकी जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा चीन और उत्तर कोरिया में भी इनकी कुछ संख्या देखने में आ जाएगी। इसके अलावा हम देखें कि इस आवास में इनके रहने के कुछ लाभ भी हैं, क्योंकि उत्तरी जलवायु अन्य बाघों की तुलना में थोड़ी सी कठोर तो है, लेकिन इसकी यहाँ पर रहने के कुछ लाभ भी हैं। इसका लाभ क्या है? क्योंकि जलवायु की कठोरता के कारण वहां पर मानव आबादी की बसावट बेहद कम है, यानी मानव आबादी का जो घनत्व है वो बेहद कम है, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं कमजोर हो जाती हैं और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में विचरण कर सकते हैं। बहुत बड़े जंगली क्षेत्रों में विचरण करने के लिए इनके पास पर्याप्त स्पेस होता है। अधिक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं क्योंकि उसमें हस्तक्षेप बहुत कम होता है। साथ ही जंगली क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर ये विचरण कर सकते हैं और उसका एक कारण ये भी है क्योंकि रूस का जो क्षेत्र है, बर्श का जो क्षेत्र है और रूस का पूरा क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो वहां पर लकड़ी उद्योग बहुत कम विकसित हुआ है, या आप कह सकते हैं लकड़ी उद्योग का अन्य देशों की तुलना में कम व्यापक है। इसके कारण ये बड़े क्षेत्र में विचरण करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनके संरक्षण के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इनके शिकार की संभावना हमेशा बने रहती है। विशेष तौर से चीन में पारंपरिक चीनी चिकित्सा के अंतर्गत इनके अंगों का प्रयोग किया जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए इनका शिकार भी किया जाता है। तो इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। शिकार इनके लिए महत्वपूर्ण खतरा है और साथ ही क्योंकि वनों की कटाई, भले ही वन उद्योग रूस में बहुत व्यापक ना हो, उसके बाद भी वनों की कटाई होती है जो इनके आवास को सिकोड़ने की संभावना रखती है। इसलिए वन कटाई भी इनके खतरे के अंतर्गत महत्वपूर्ण एक फैक्ट आ जाता है, एक तथ्य आ जाता है कि वनों की कटाई पर भी किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। अगर हम इनके प्रजनन की बात करें तो मादा बाघ आमतौर पर 2 से 6 शावकों को ही जन्म देती हैं। सामान्यतः जो मादा बाघ होती है वही शावकों की देखभाल करती है और उसमें जो नर बाघ होता है उसकी बहुत कम सहायता मिल पाती है, बिल्कुल भी सहायता नहीं मिल पाती है। शावक 18 महीने की उम्र तक शिकार नहीं कर पाते हैं और इनकी जो निर्भरता अवधि है वो लगातार बनी रहती है। शावक अपने क्षेत्र स्थापित करने से पहले 2 से 3 साल तक अपनी माताओं के साथ ही रहते हैं और उसके बाद वे विचरण करते हैं और अपनी अलग टेरिटरी स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जो कि बाघों का एक नेचर भी है। तो हमने इनके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ली। अब हमारी दूसरी खबर क्या है? हनी बैजर की। हनी बैजर भी एक प्रकार का आप देख सकते हैं कि नेवले की तरह का जानवर आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो पैरों की ऊंचाई है आप देखेंगे कि ये नेवले से अधिक होती है, लेकिन नेवले की तरह दिखाई देता है। खबर चर्चा में क्यों है? खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पूर्वी वन विभाग द्वारा इसकी पहली रिकॉर्डिंग देखने को मिली है। इसकी जो रिकॉर्डिंग की गई है ये अब तक नहीं की गई थी, यानी उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है उसमें इसकी उपस्थिति है। अगर उसमें इसकी उपस्थिति है तो हमें अपने संरक्षण प्रयासों को अलग तरह से संयोजित करने की भी आवश्यकता होगी और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो हम इसके बारे में सामान्य जानकारी अब हासिल करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका जो सामान्य नाम है वो तो आपको पता लग गया, हनी बैजर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है मेलिवोरा कैपेंसिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये भी मैमल है, यानी स्तनधारी है। आहार क्या है? सर्वाहारी है, मांसाहारी नहीं है कि सर्वाहारी भी है। सर्वाहारी यानी मांसाहार भी करते हैं और शाकाहार भी करते हैं। जंगल में इसका औसत जीवन काल कितना है? 7 वर्ष का है। आकार अगर इसकी बात करें, कंधे तक इसका आकार कितना रहता है? कंधा यहां तक हुआ तो इस कंधे तक इसका जो आकार, जो इसकी लंबाई रहती है वो 9 से 11 इंच तक ऊंचाई इसकी रहती है। ऊंचाई, माफ कीजिएगा, लंबाई बोल दिया था। तो और इसका वजन कितना है? 13 से 30 पाउंड तक इसका वजन है। अगर हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें इसको कम से कम चिंताजनक श्रेणी में घोषित किया गया है, यानी लीस्ट कंसर्न घोषित किया गया है। यानी इसकी आबादी को लेकर के किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ये नेवला जो समूह है उसी में एक प्रजाति के अंतर्गत आता है। यानी इसका वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो नेवला परिवार से संबंधित है।
मध्यम आकार के स्तनधारी हैं, और अलग तरह के जो नेवला परिवार से संबंधित हैं वे कौन से अन्य जानवर हैं, जैसे स्कंक उसके अंतर्गत आता है, ऊदबिलाव आता है, फेरट भी उसी से संबंधित होता है। अगर आहार की बात करें तो अभी आपको बताया था ये सर्वाहारी होते हैं। क्या मुख्य रूप से खाना पसंद करते हैं? शहद और मधुमक्खी के लार्वा को ये मुख्यतः खाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कीड़े, उभयचर, सरीसृप यानी सांप वगैरह को भी मार करके खाते हैं। पक्षी, स्तनधारी जीवों को भी खाते हैं, जड़ें, जामुन और फलों को भी ये खाते हैं। इसी कारण से इनको सर्वाहारी कहा गया है। अगर हम इनके शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनके दांत बहुत तीखे होते हैं, इनके जो अगले पंजे होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और मजबूत शरीर होता है। उन्हें हड्डियों से मांस को कुशलतापूर्वक अलग करने में ये सारी चीजें सक्षम करती हैं, और इसलिए मांसाहार भी करते हैं, केवल शाकाहार ही नहीं करते। अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें कि ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उप सहारा अफ्रीका, यानी सहारा के अलावा जो अफ्रीका का क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। जो सहारा रेगिस्तान के अलावा का क्षेत्र है, इसके अलावा सऊदी अरब, ईरान और पश्चिम एशिया में ये पाए जाते हैं। अगर हम इनके आवासीय अनुकूलनशीलता की बात करते हैं तो ये विभिन्न वातावरणों में पनप सकते हैं, गर्म वर्षा वनों में भी पनप सकते हैं और ठंडे पहाड़ों पर भी ये रह सकते हैं। और अगर हम इनकी गतिविधियों के पैटर्न पर बात करें तो ज्यादातर ये दिनचर होते हैं, लेकिन मानव बस्तियों के पास ये रात्रिचर भी हो सकते हैं और आमतौर पर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। इनके जो आश्रय स्थल होते हैं वो किसी न किसी प्रकार की दरारें होती हैं, जैसे चट्टानों की दरार में ये रहते हैं। अगर कोई पेड़ खोखला है तो वहां पर ये रह सकते हैं। शाही और नेवले जैसे जो इनके परिवार से संबंधित अन्य जानवर हैं, उनके द्वारा छोड़ी गई मांदों में भी ये रह सकते हैं। अगर इनके खतरे की बात करें तो किन चीजों से इनको खतरा है, तो इनको शिकार इनका किया जाता है। किसानों और मधुमक्खी पालकों के साथ लगातार इनका टकराव और संघर्ष होता रहता है, जिससे इनका शिकार होता है। जंगली मांस के रूप में इनका उपभोग किया जाता है और पारंपरिक चिकित्सा के अंतर्गत भी इनके व्यापार की संभावना बनी रहती है, जिससे इनकी जनसंख्या को भविष्य में खतरा हो सकता है। लेकिन ये IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, यानी कम से कम चिंताजनक श्रेणी में इनको रखा गया है। अगली खबर पर चर्चा करते हैं। अगली खबर हमारी अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में राजस्थान के एक पशुपालक संगठन ने कहा है कि वर्ष 2024 अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन भारत में इसको लेकर के जितने प्रयास होने चाहिए थे, विशेष तौर से भारत में ऊंटों के पोषण के अंतर्गत महत्व को ध्यान में रखते हुए उतने प्रयास नहीं हुए हैं। इसके कारण ये खबर फिर से चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के बारे में संपूर्ण तथ्यों को जानना हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस को भारत में बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया था। तो कई संगठन का कहना यह है कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस 2023 को प्रमोट किया गया था, प्रोत्साहित किया गया था, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊंटों का हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन या परंपराओं पर प्रभाव के अलावा हमारे पोषण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव है और उनके बारे में न केवल नीति निर्माताओं को जागरूक करने की आवश्यकता है, बल्कि सामान्य जन को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। तो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के बारे में सामान्य तथ्य जानना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया वर्ष 2024 को। किसके द्वारा क्यों घोषित किया गया? क्योंकि आजीविका के अंतर्गत ऊंटों का, कैमलिड्स के अंतर्गत केवल जो ऊंट एक प्रजाति के तौर पर ही नहीं आते, बल्कि ये कैमलिडे परिवार के अंतर्गत आते हैं। यानी राजस्थानी जो ऊंट आप देखते हैं उसके अलावा अन्य साउथ अमेरिका की जो प्रजाति होती है, जैसे उसमें अल्पैका हो, चाहे अन्य प्रजातियां हो, वे सारी प्रजाति भी इसके अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष की जब हम बात करते हैं तो उसमें 4 प्रजातियों को विशेष तौर से शामिल किया गया है, उन सब की हम बात करेंगे। तो आजीविका स्रोत क्या है? ऊंट लाखों परिवारों के आजीविका के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि शुष्क भूमि और पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालन के रूप में अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। इनके प्रस्ताव को, अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के सामने किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बोलिविया, साउथ अमेरिकन देश बोलिविया के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और इसको प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? इक्वाडोर के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। इन दोनों में अंतर ध्यान में रखेगा।
इसी तरह से फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की सिफारिश के बाद 17 अक्टूबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया था, इसका अप्रूवल प्रदान कर दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष बनाया जाएगा। और इसके बाद 4 दिसंबर 2030 को इसका आधिकारिक तौर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष का आधिकारिक स्तर पर उसको लॉन्च किया गया है। फोकस क्षेत्र क्या है? फोकस क्षेत्र यह है कि वर्ष 2024 में 90 से अधिक देशों में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत में ऊंटों की भूमिका पर जोर देना है, लोगों को जागरूक करना है, नीति निर्माताओं को जागरूक करना है। ये हमने सामान्य जानकारी हासिल कर ली। ऊंटों का महत्व क्या है? अफ्रीका, एशिया और एंडियन उच्च भूमि। एंडियन उच्च भूमि कहां पर स्थित है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। आप जानते हैं कि एंडियन पर्वतमाला है, उसकी उच्च भूमि पर ऊंटों की प्रजाति पाई जाती है। तो अफ्रीका, एशिया, एंडियन उच्च भूमि के शुष्क और अर्ध शुष्क समुदायों की आजीविका के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और विषम परिस्थितियों में पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं, फाइबर प्रदान करते हैं यानी रेशे प्रदान करते हैं, जिन रेशों से ऊन का निर्माण होता है। तो ऊन भी आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष या कैमलिड्स वर्ष का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, क्योंकि एक खास तरह की पारिस्थितिकी में पाए जाते हैं, तो उस तरह की पारिस्थितिकी को लगातार बनाए रखने के लिए ऊंटों का अस्तित्व बेहद आवश्यक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में इनकी भूमिका है, उस क्षेत्र के जैव विविधता को बनाए रखने के अंतर्गत इनकी भूमिका है, खाद्य सुरक्षा में इनकी भूमिका है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जनसंख्या को, लाखों की संख्या में परिवारों को आजीविका का स्रोत प्रदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में ऊंटों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जनता और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष का उद्देश्य है। ऊंटों की अप्रयुक्त क्षमता यानी ऊंटों की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस क्षमता का दोहन नहीं किया जाता है, तो उसके बारे में भी प्रकाश डालना, दुनिया के सामने लेकर के जाना, ऊंटों के आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना, इसके अलावा भूख, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण से निपटने के लिए ऊंट उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, उपभोग को प्रोत्साहित करना, ये सारे उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष 2024 के। अब हम देखते हैं कि ऊंट जो है वो जैविक परिवार यानी जो कैमलिड है वो जैविक परिवार कैमलिडे के अंतर्गत आता है। कैमलिडे को किस प्रकार से लिखेंगे? कैमलिडे के अंतर्गत आता है। कैमलिड्स जो है, ऊंट जो है वो जैविक परिवार कैमलिडे के अंतर्गत आता है, जिसमें 7 मौजूदा सदस्य हैं। 7 मौजूदा सदस्य में कुछ ओल्ड वर्ल्ड कैमलिड्स हैं, पुराने विश्व के कैमलिड्स माने जाते हैं, और कुछ न्यू वर्ल्ड कैमलिड्स माने जाते हैं। और जो ये न्यू वर्ल्ड कैमलिड्स हैं, इन्हीं पर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष है वो फोकस करता है। और ये प्रजातियां कौन सी हैं? लामा, एल्पेका, गुआनाको और विकुना। इसके अलावा ओल्ड वर्ल्ड कैमलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं? जैसे ड्रोमेडरी कैमल आता है। ड्रोमेडरी कैमल कहां पर पाया जाता है? ये ऊंट कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है अफ्रीका और एशिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। और इसका जो यूज है, इसको ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए, परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही दूध, मीट और फाइबर के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी इसमें प्रजाति आती है बैक्टीरियन कैमल की, जो बैक्टीरियाई ऊंट होता है वो उसमें आता है। ये कहां पर मुख्यतः पाया जाता है? ये पाया जाता है गोबी डेजर्ट में, एशिया के गोबी डेजर्ट में मुख्यतः पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल भी वही है जो ड्रोमेडरी कैमल का है। इसी तरह से एक और प्रजाति है जिसको हम वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, यानी जंगली बैक्टीरियन ऊंट कहते हैं। ये कहां पर पाया जाता है? ये चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है और मंगोलिया के साउथ पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है, और मुख्यतः ये जंगली क्षेत्रों में ही इसकी बसावट है, वहीं पर इसका प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष 4 प्रजातियों पर फोकस करता है। कौन कौन सी? लामा, अल्पेका, गुआनाको और विकुना। लामा कहां पर पाया जाता है? साउथ अमेरिका में, पेरू, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर और अर्जेंटीना में ये पाया जाता है। अलग अलग चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लगातार फूड के लिए, ऊन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लामा को आप देख सकते हैं, ये लामा प्रजाति है। इसके अलावा ये एल्पेका है, आप इनको देख करके ही पता लगा सकते हैं कि इनका ऊन के रूप में इस्तेमाल होता होगा। ये एल्पेका है, ये गुआनाको है और ये विकुना है। और ये सामान्यतः साउथ अमेरिका की ही प्रजाति है, अलग अलग देशों में पाई जाती है। जैसे एल्पेका कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है कोलंबिया के
पर्वतीय क्षेत्रों में और विशेष तौर से साउथ कोलंबिया के, दक्षिण कोलंबिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसी प्रकार से साउथ इक्वाडोर में और उत्तरी चिली में भी ये पाया जाता है और उत्तरी अर्जेंटीना में भी पाया जाता है अल्पिका। उसी तरह से गुआनाको कहां पर पाया जाता है? अर्जेंटीना और चिली में। ये अर्जेंटीना और चिली में पाया जाता है। और विकिना की जो अधिकांश जनसंख्या है वो मुख्यतः पाई जाती है पेरू में। पेरू में पाया जाता है और इसकी थोड़ी सी जनसंख्या यानी कुछ संख्या में ये चिली, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और अर्जेंटीना में भी पाया जाता है। और अलग अलग कारणों से इनका प्रयोग होता है, जैसे फाइबर के लिए इनका इस्तेमाल होता है, यानी रेशो के लिए इस्तेमाल होता है। ऊन उत्पादन ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने ये सारी प्रजातियों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। भारत की भी कुछ अलग अलग प्रजातियों के बारे में, ब्रीड के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ बीकानेरी, राजस्थानी कुछ प्रजातियां हैं। जैसे राजस्थान में कौन कौन सी प्रजातियां हैं? बीकानेरी, जैसलमेरी और जालोरी प्रजातियां पाई जाती है। उसी तरह से राजस्थान में ही मारवाड़ी और मेवाड़ी भी पाई जाती है। राजस्थान में मेवाती पाई जाती है और मेवाती हरियाणा में भी पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मालवी क्षेत्र, यानी जो मालवा का क्षेत्र है, वहां पर ऊंटों की एक प्रजाति है जिसको हम मालवी कहते हैं। और गुजरात में कच्छी प्रजाति मानी जाती है। यह भी महत्वपूर्ण है और इस पर यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न भी आ चुका है। विशेष तौर से ध्यान में रखेगा, जितना मेरे याद आ रहा है वर्ष 2016 में एक तैरने वाले ऊंट पर भी बात हो चुकी है, प्रश्न आ चुका है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। एक और प्रजाति गुजरात में पाई जाती है जिसको हम खराई प्रजाति कहते हैं। तो इन्हीं में से कोई प्रश्न आया था, कच्छ प्रजाति या खराई प्रजाति में से, जो कि तैरने वाली प्रजाति पाए जाते हैं और इनका अलग अलग स्तर पर इस्तेमाल होता है। ऊन के रूप में इनका इस्तेमाल हो जाता है, साथ ही पोषण के लिए इनका इस्तेमाल होता है, दूध उत्पादन में इनका इस्तेमाल होता है, अलग अलग स्तरों पर परिवहन के अंतर्गत भी इनका इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। इनका ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो पुराने ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, महाभारत और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में ऊंटों का उल्लेख किया गया है। ऊंटों ने रेशम मार्ग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सिल्क रूट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो चीन से होकर के मध्य एशिया से होते हुए पश्चिम एशिया और यूरोप और अफ्रीका तक जाता था। प्राचीन समय में उसमें ऊंटों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत और मध्य एशिया के बीच माल का परिवहन ऊंटों ने सुगम किया था रेशम मार्ग के अंतर्गत। इनका सांस्कृतिक महत्व भी है और ऊंटों को लेकर के कई सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। कहां पर मनाए जाते हैं? राजस्थान और अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे राजस्थान में बीकानेर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। पुष्कर मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ऊंटों की महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें। इसी तरह से जैसलमेर में मरऊ महोत्सव मनाया जाता है। जोधपुर का मारवाड़ महोत्सव, नागौर पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, कच्छ में, जो कि गुजरात के कच्छ में रण उत्सव और वार्षिक लद्दाख महोत्सव भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और आपको ये याद में रखना चाहिए कि लद्दाख की जो नुब्रा घाटी है, तो लद्दाख की नुब्रा घाटी में बैक्टीरियन जो कैमल है उनकी संख्या पाई जाती है और करीबन माना जाता है कि 300 की संख्या में बैक्टीरियन जो ऊंट है वो लद्दाख की नुब्रा घाटी में रहते हैं, पाए जाते हैं। अगर हम इनके शिल्प और वास्तुकला के अंतर्गत ऊंटों के महत्व को देखें तो बीकानेर का एक कला शिल्प है जिसको हम उत्ता कला शिल्प कहते हैं, जो 15वीं शताब्दी में विकसित हुआ था और 2023 में इसको जीआई टैग मिल चुका है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो बीकानेर का उस्ता कला शिल्प है, जो ऊंटों के विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व को प्रकट करता है। इसे वर्ष 2023 में जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। ऊंटों की कलात्मक महत्व को यह उजागर करता है। अगर हम पारंपरिक उत्पादों की बात करें तो ऊंटों से न केवल चमड़े की प्राप्ति होती है, हड्डी और बाल से विभिन्न पारंपरिक वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है। सांस्कृतिक देवता की बात करें, राजस्थान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि जो पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी हैं, जिनको हम उष्ट्रवाहिनी माता कहते हैं, और साथ ही लोक देवता पाबूजी महाराज जैसे देवताओं से ऊंटों का संबंध जोड़ा गया है। और उनके दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंधों को, यानी ऊंटों के दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंधों को ये चीज प्रकट करती है, क्योंकि वहां के लोक देवताओं से भी ऊंटों का संबंध जोड़ा गया है। अब हम अपनी अगली खबर पर चर्चा करेंगे। अगली खबर हमारी किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता के एक खास टारगेट से संबंधित है, खास बैठक से संबंधित है, जो कि कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 के नाम से जानी जाती है, जिसको आप कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में कुनमिंग के अंतर्गत यानी कोप 15 के अंतर्गत एक जो लक्ष्य तय किए गए थे, कोप 15 की बैठक जो कि
चीन के कुनमिंग में हुई थी और मॉन्ट्रियल में हुई थी, एक साथ दो जगह पर हुई थी। उसमें कुछ एक जैव विविधता को लेकर लक्ष्य तय किए गए थे। हाल ही में इन लक्ष्यों को ट्रैक करने वाली एक संस्था ने कहा है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में केवल 10% देश ही आगे बढ़ पाए हैं। 90% जो देश हैं वो इन लक्ष्यों को प्राप्ति की दिशा में पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसलिए ये लक्ष्य क्या है, इनके बारे में हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये लक्ष्यों के बारे में ही हम बात करेंगे। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के पक्षकारों का सम्मेलन है, उनके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनका 15वां सम्मेलन जो कि कुनमिंग और मॉन्ट्रियल में हुआ था, उसी में हम कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क अपनाया गया था। इस फ्रेमवर्क में जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं, उसकी उपलब्धि का समर्थन इसके अंतर्गत किया गया था और साथ ही तय किया गया था कि वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाले विश्व की वैश्विक दृष्टि तक पहुंचने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग ये इसके द्वारा निर्धारित किया गया। यानी वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाले विश्व की वैश्विक दृष्टि तक पहुंचने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग ये निर्धारित करता है और उसके अंतर्गत कई लक्ष्य इसने बनाए। विशेष तौर से इसका 30x30 लक्ष्य महत्वपूर्ण है, जो काफी चर्चा में रहा था। 30x30 लक्ष्य की जो अवधारणा है वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता कन्वेंशन के अंतर्गत ही, जैव विविधता सम्मेलन के अंतर्गत, COP15 सम्मेलन के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया एक प्रमुख प्रस्ताव है, जिसमें अंतर्गत माना गया कि पृथ्वी का 30% लैंड, पृथ्वी का 30% भूमि वाला हिस्सा, 30% महासागर वाला हिस्सा, तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय जल को संरक्षित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अगर हम पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को लगातार बनाए रखना चाहते हैं। तो इसके सभी जो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हैं, चाहे वो भूमि का क्षेत्र हो, चाहे वो जलाशय का क्षेत्र हो, अंतर्देशीय जलाशय का क्षेत्र हो और चाहे वो तटीय क्षेत्र हो, उसके 30% को संरक्षित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसी को हम कहते हैं और इसलिए इसको 2030 तक ये लक्ष्य को बनाए रखना है। इसी को हम 30x30 लक्ष्य के रूप में जानते हैं। इसके अलावा फ्रेमवर्क में 2050 के लिए 4 लक्ष्य तय किए गए थे और वर्ष 2030 के लिए 23 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। 23 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था और साथ ही 4 लक्ष्य जो व्यापक लक्ष्य थे उनको निर्धारित किया गया था। जो व्यापक लक्ष्य थे वो क्या थे? वो थे जैव विविधता का संरक्षण और पुनर्स्थापन करना, साथ ही जैव विविधता का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, लाभ को, जैव विविधता का लाभ को उचित और न्याय संगत ढंग से साझा करना। आप जानते हैं कि जैव विविधता हमारे खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जैव विविधता का लाभ समाज के गरीब वंचित वर्गों तक मिले, इसके लिए आपको उस तरह की प्रणाली भी सुनिश्चित करनी चाहिए और इसलिए जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत ये दृष्टिकोण भी विशेष रूप से खास हो जाता है कि जैव विविधता के जो लाभ हैं वो उचित तरीके से, न्याय संगत तरीके से समाज के अलग अलग समूहों में वितरित किए जाएं और विशेष तौर से गरीब और वंचित लोगों का ख्याल रखा जाए। इसी तरह से परिवर्तनकारी बदलावों को सक्षम करना भी इसका एक लक्ष्य तय किया गया था। ये लक्ष्य तय हुए थे। साथ ही चीन ने एक कोष की भी घोषणा की थी। उस कोष को हम जानते हैं कुनमिंग जैव विविधता कोष। चीन ने विकासशील देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए एक नए कोष में 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान का वादा किया था और इसको हम कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस फंड की कई देशों के द्वारा आलोचना भी की गई। अन्य देशों के द्वारा, अमीर देशों के द्वारा, विशेष तौर से अमीर देश के निवेशकों के द्वारा ये कहा गया कि जो संरक्षण है, जो जैव विविधता का संरक्षण है, उसके लिए एक नया फंड आवश्यक नहीं है। और आवश्यक क्यों नहीं है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जिसको हम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कहते हैं, वो पहले से ही विकासशील देशों को हरित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण कर रही है, उनको फंडिंग कर रही है। अगर पहले से ही ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत फंडिंग कर रही है, तो उसमें नए फंड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के माध्यम से ही योगदान करके इसके अंतर्गत विकासशील देशों के प्रयासों को और मजबूत बनाया जा सकता है ताकि वो जैव विविधता के ह्रास को रोक सके।
इसलिए चीन की इस फंड को लेकर के आलोचना भी हुई है। तो ये सारी खबर हुई। अब हम एक एक प्रश्न देखते हैं सभी टॉपिक से। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां देने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्र या क्षेत्रों में साइबेरियाई या अमूर टाइगर पाया जा सकता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? पूर्वी रूस, चीन, उत्तर कोरिया या उपर्युक्त सभी। प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला प्रश्न है, हनी बैजर को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सुभेद्य यानी वल्नरेबल, कम से कम चिंताजनक यानी लीस्ट कंसर्न। प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय कैमलीड्स वर्ष का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के समक्ष किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपसे पूछा गया है किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था, यानी आपको प्रस्तावित करने में और प्रस्तुत करने में अंतर बताया गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए ये उत्तर देना है। आपके ऑप्शंस हैं पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना या ब्राजील। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अगला प्रश्न है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के किस सम्मेलन में अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10, कोप 12, कोप 15 या कोप 17। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। फिर से हम एक नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।